जय हिंद। आज हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर में एक नया टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक यह है कि घर्षण की उपस्थिति में आनत तल पर पिंड की गति ये दो प्रकार से होता है। अगर आनत तल पर पिंड नीचे की ओर गतिमान है, ठीक, तो उसका हम लोग एक्सीलरेशन ज्ञात करेंगे जिसे त्वरण कहा जाता है। दूसरा हम लोग ये फाइंड करेंगे अगर आनत तल पर कोई पिंड ऊपर की ओर गतिमान है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि नीचे की ओर गतिमान पिंड में त्वरण क्या होगा। इसमें हम पहले एक आनत तल बनाएंगे। ठीक, उस आनत तल पर एक पिंड को रखेंगे। ठीक, तो पहले हम यहाँ पर एक समतल बनाते हैं। ये सतह होता है, ठीक, इसको सतह बोलते हैं। सतह आनत तल किसी न किसी एंगल पर बनाया जाता है। जैसे ऐसे में फ्लैट बना देंगे, किसी न किसी एंगल पर रहेगा, वो भले ही 1 डिग्री हो या 100 डिग्री हो, लेकिन किसी न किसी एंगल पर होना चाहिए। तो यहां से हम एक आनत तल बनाते हैं। ठीक, ये हो गया आनत तल। अब इस आनत तल पर हम एक पिंड रख देते हैं। समझ में आया? इस पिंड को हम रख देते हैं। इस पिंड का कोई न कोई एक अपना मास होगा। मास तो चेंजेबल होता नहीं है। ठीक, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, आप देखिए यहां पर जब पिंड नीचे की ओर आ रहा है तो हम कितनों भी बल आगे की ओर लगाएंगे, क्योंकि ये पहले बोल दिया है कि पिंड नीचे की ओर गतिमान है। समझ में आया? इसको इतना ऊपर उठा दिए हैं कि ये पिंड ऑटोमेटिक नीचे की ओर गतिमान है। ठीक, तो पिंड जिस साइड गतिमान रहता है, फ्रिक्शन फोर्स उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो जो हमारा ये है गतिमान इस साइड है। ठीक, पिंड नीचे की ओर आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर कार्य करेगा। ठीक, अब ये एफ एस इक्वल टू लिखते हैं म्यू एस एन। तो जो हमारा म्यू एस है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जो हमारा एन है वह अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है। समझ में आया? ठीक, अब ये हमेशा पिंड के गतिमान हो जिधर होता है उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है हमेशा। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, फ्रिक्शन ऐसा नहीं नीचे की ओर कर देंगे। अगर पिंड ऊपर की ओर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे की ओर काम करेगा। ठीक, उसके विपरीत करेगा, क्योंकि यह फ्रिक्शन इस पिंड को हमेशा कैप्चर करके माने रोकने का प्रयास करता है। ठीक, कि वस्तु आगे की ओर बढ़ ना पाए। लेकिन ये अधिक होने के कारण या कोई फोर्स लगाते हैं वो अधिक होने के कारण, ये अधिक ऊंचाई पर इंक्लाइंड होने के कारण, आनत तल पर होने के कारण इस फ्रिक्शन फोर्स से ये अधिक हो जाता है। ठीक, इस पिंड का भी कोई न एक अस्तित्व है, इसका मास है। जितना मास अधिक रहेगा वो नीचे की ओर नहीं तेज खींचेगा, तो इसका फोर्स कम है, इसलिए वो आसानी से नीचे की ओर आ रहा है। समझ में आया? ठीक, जिसे हम गतिरोधी या गति विरोधी भी कह सकते हैं। अब देखिए इस पिंड द्वारा, ठीक, इस पिंड द्वारा इस तल, पहले ये समझिए, इस आनत तल द्वारा इस पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसे अभिलंब बल या नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक, इस तल द्वारा इस पिंड पर एक अभिलंब बल कार्य करता है जिसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और इस वस्तु द्वारा या ऑब्जेक्ट द्वारा इस तल पर भी, इस वस्तु द्वारा, इस ऑब्जेक्ट द्वारा इस तल पर भी जो नॉर्मल बल कार्य करता है उसका वह प्रतिक्रियात्मक बल होता है। समझ में आया? तो उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल बल ना बोलकर उसे हम बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। दोनों लगा देते हैं, इसे हम बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक, इसे एन से दिखाते हैं। ठीक, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, इसको सीधा लिख देते हैं। ठीक, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक, इसको इसको बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब यहां पे लिख देते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्रियाबल को एन से दिखाते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इस पिंड का कोई न कोई एक भार है तो भार हमेशा नीचे की ओर काम करेगा। ठीक, और इस तल के अनुदिश, ठीक, इस तल जो ये आनत तल है, इस तल के घटक जो लंबवत घटक आनत तल के लंबवत या परपेंडिकुलर एक बल कार्य करता है, ऊर्ध्वाधर घटक कंपोनेंट होता है। समझा? इस तल का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा, ठीक, ये नीचे की ओर काम करता है जिसे लिखते हैं एम जी कॉस थीटा। ठीक,
अब इसका भार क्या करे काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा, जिससे हम लिखते हैं mg। ठीक, इसे W बराबर भी लिख सकते हैं। समझ में आएगा नहीं? जो हमारा mg cos थीटा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है। किसके, ये इस तल आनत तल के अकॉर्डिंग। ठीक, ये कोण हम थीटा ले लेते हैं। समझा? जब ये कोण थीटा है, ये कोण इक्विवेलेंट होता है, दोनों कोण इक्विवेलेंट होता है। समझ आया? ठीक, जितना ये कोण होगा उतना ही सेम कोण ये भी होगा। ठीक, ये आनत तल के क्या है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल है। उसी प्रकार से यहां पर भी क्या, ये क्या, इसको अगर ऊपर ऊपर उठा देंगे, ये भी क्या होगा, आनत तल के वर्टिकल हो जाएगा। ठीक, इसलिए ये कोण और ये कोण, दोनों कोण इक्वल इक्विवेलेंट होता है। ठीक, अब देखिए यहां पर ये घटक क्या हो जाएगा, ये mg साइन थीटा हो जाएगा। समझ में? ये mg साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारा तल का क्षैतिज घटक है, ये आनत तल का ऊर्ध्वाधर घटक है। ठीक, अब ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है, इस तल के एकदम स्ट्रेट होगा, ये वाला इसके समान होगा। समझ में आया कि नहीं? तो n इक्वल टू हम लिख सकते हैं, n इक्वल टू होगा mg cos थीटा, cos थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक, समझ में आया? अब हम लोग क्या लिखेंगे कि यहां पर देखिए लिखा हुआ विपरीत दिशा में, तो आपको बताई दी विपरीत दिशा में कार्य करता है, आनत तल के परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो आनत तल के अनुदिश घटक ये थीटा हो जाएगा। ठीक, आनत तल के अनुदिश घटक साइन थीटा, यही है, ये आनत तल के अनुदिश घटक लिखिए, या एलांग कहिए, या तो उसे क्षैतिज घटक कहिए, सब चीज एक ही होता है। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर जो है, ये जब वस्तु नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स हमारा कमजोर है। जिस प्रकार से आप किसी पार्टी में आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप अच्छे से काम नहीं करते हैं तो वो आपको हटा देते हैं, मतलब कि आपको माइनस कर देते हैं। उसी प्रकार से जब ये पिंड नीचे की ओर आ रहा है, जिसके लिए ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये अपना काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत कमजोर पड़ जा रहा है। तो ये क्या काम कर रहा है, ये कह रहा है कि आप हमारे पार्टी से निकल जाओ। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई इसमें अस्तित्व नहीं आ रहा है, क्योंकि ये रोक नहीं पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है, तो हटो। ठीक, समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, यम जी साइन थीटा, ये इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक, इसको हम सफेद ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, इसको हम माइनस कर देंगे। क्यों? अब देखिए, अब जहां पर दो बल कार्य करता है, वहां पर एक तीसरा बल भी मौजूद होता है। तो हम इसका एक रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करेंगे। जैसे एफ एस एक फोर्स हो गया, ठीक, ऊपर की ओर कार्य करता, एक बल ऊपर की ओर कार्य, नॉर्मल बल कार्य कर रहा है, जिसे अविलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। जहां पर दो फोर्स कार्य करता है, तो वहां पर एक तीसरा फोर्स, जिसे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। यही जो हमारा नीचे की ओर बल कार्य का, ये भी एक प्रकार का बल ही है। ठीक, तो इसको क्या काम करेंगे, इस प्रकार से ले लेंगे। ठीक, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है। ठीक, यही हम ज्ञात करेंगे। समझ आया? जिसे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, यही रिजल्टेंट फोर्स, यही लिखा हुआ, जिसे परिणामी बल कहते हैं। इसे हम एफ डैश लिख देंगे। समझ आया? एफ डैश लिख देंगे। तो एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस हो गया। ठीक, आप भली बातें जानते और पहचानते हैं कि एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन होता है। ठीक, ये किससे है, ये आपका लॉ ऑफ फ्रिक्शन से है, कुछ नियम उसके होते हैं। समझ? रिजल्टेंट फोर्स यही है, जहां एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, इसके बीच में हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसके स्थान पर लिख सकते हैं एफ डैश इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एन। ठीक, लिख सकते हैं। अब देखिए एफ डैश इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस, एन के स्थान पर ये वैल्यू लिख देंगे। ठीक, एम जी कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हमारा क्षैतिज कंपोनेंट है। ठीक, और एफ डैश इज इक्वल टू, देखिए यहां पर न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू एम में होता है। ठीक, ये क्या एक्सीलरेशन है, ये मास है, ये मास तो वही रहेगा, मास तो किसी से चेंज होता नहीं है, कहीं पर भी जाए। तो जो यहाँ पर त्वरण है, एक्सीलरेशन है, यह बराबर mg भी त्वरण ले सकते हैं, लेकिन g का प्रयोग ऑलरेडी यहाँ पर है, इसलिए उसको डिफरेंट करने के लिए हम यहाँ पे m f इक्वल टू m में ले रहे हैं। तो यहाँ पे f डैश ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे f डैश लिए। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू एम जी
साइन थीटा माइनस म्यू एस यम जी कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए यहां पर यम है, यहां पर भी यम है, यहां पर भी यम है, इसको काट दें तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, जी साइन थीटा माइनस म्यू एस जी कॉस थीटा। इसमें से जी हम कॉमन ले सकते हैं, ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू एस इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। यही हमारा क्या त्वरण निकल गया। ठीक, ये क्वेश्चन इससे बहुत नॉर्मल पूछा जाता है। क्वेश्चन दे देगा जैसे यही एंगल है तो थीटा की वैल्यू मान लीजिए देखिए 60 डिग्री दे दिया या 80 डिग्री दे दिया या 45 डिग्री दे दिया, और इसका जी का मान आप यहां पर रख लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख लेंगे, इससे यहाँ वैल्यू रख लेंगे, और जो काटेंगे पीटेंगे जो लास्ट में आपका वैल्यू आएगा वही आपका एक्सीलरेशन ज्ञात हो जाएगा। एक्सीलरेशन की वैल्यू आप डायरेक्ट लिखेंगे कैलकुलेशन करने के बाद मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वही हमारा जी की वैल्यू होता है, जी के मात्रक होता है। ठीक, वैल्यू अलग नहीं, जी का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है इसको आप समझिए। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो हमारा नॉर्मल अवलंब प्रतिक्रिया बल है वह किस कंपोनेंट के इक्विवेलेंट होता है, तो वह हमारा वर्टिकल कंपोनेंट के इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक, इसमें जो हमारा फोर्स काम करता है वो ऊपर की ओर काम करता है। ठीक, अब इसमें जो कोण बनेगा, कोण हमारा थीटा है। ठीक, अब यहां पर एफ इक्वल टू एम में ले लिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि त्वरण कैसे निकालते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।